नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है बहू तुम अपने गहने मायके क्यों रख कर आई हो। सुरेश जी उदास मन से रामकिशन जी के पास आए और उनसे पूछा, क्या हुआ और कितना वक्त लगेगा। रामकिशन जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, अभी तक हम बहू के परिवार का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका जवाब सुनकर सुरेश जी ने चिंताग्रस्त होते हुए कहा, पर क्या वे लॉकडाउन में घर से निकल भी पाए होंगे? अभी फ़ोन करके पूछते हैं। ऐसा कहकर रामकिशन जी ने निशा के मायके फ़ोन लगाया। निशा का मायका महाराष्ट्र में किसी कस्बे में है, जबकि उसका ससुराल राजस्थान के किसी गांव में, जहां रीति रिवाजों को सबसे ऊपर माना जाता है। फ़ोन पर बात कर लेने के बाद रामकिशन जी ने सुरेश जी से कहा कि वो लोग नहीं आ पाएंगे। काफ़ी कोशिश की लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं मिली। अब क्या करें? सुनकर सुरेश जी भी सोच में पड़ गए। घर में इस गमगीन माहौल के अंदर किसी को कुछ सूझ भी नहीं रहा था, क्योंकि कल शाम को इस घर की बड़ी बहू निशा की कैंसर के कारण असमय मृत्यु हुई थी और उसकी लाश आज कफन का इंतज़ार कर रही थी, जो रिवाजों के मुताबिक उसके मायके से आना था। अभी सोच में पड़े हुए थे कि तभी पड़ोस में रहने वाले वीनू काका बोले, अब कफन के बिना अर्थी कैसे ले जाए और क्रियाकर्म कैसे करे। इतने में अमित भैया, जो कि निशा भाभी के पति थे, वो बोले, पापा जी, हम ही कफन ले आते हैं ना। यह सुनना था कि हंगामा हो गया। रामकिशन जी नियम धर्म के बड़े पक्के थे। उन्हें अपने बेटे की बात नागवार गुजरी। रामकिशन जी ने कहा कि पत्नी की मौत ने तुझे सदमे में डाल दिया है। रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज़ होती है। कफन तो मायके से ही आता है। पर पापा जी, वो लोग नहीं आ पाएंगे। उनकी मजबूरी समझिए। क्या मजबूरी? बेटी का शरीर यहाँ पड़ा है और वो लोग लॉकडाउन का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं। पर वर कुछ नहीं, हम बड़े बैठे हैं ना, सोच रहे हैं। तुम चुप रहो। तभी गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला किया कि कफन तो ले आते हैं, लेकिन कफन के पैसे बाद में निशा भाभी के पीहर वालों से ले लिए जाएंगे। इस पर भी रामकिशन जी को आपत्ति थी। उनका कहना था कि कफन हम क्यों लेकर आए, निशा तो हमारी बहू थी, हमारे घर के भी रीति रिवाज है। सब लोगों के समझाने की कोशिश के बावजूद भी वे अपनी बात पर अड़े रहे। बाद में उनकी छोटी बहू सीमा के मायके वालों ने कहा कि कफन हम ले आते हैं। जैसे सीमा हमारी बेटी है, वैसे ही निशा भी हमारी बेटी समान है। तब जाकर के रामकिशन जी शांत हुए। जब सीमा के मायके वालों ने कफन लाकर दिया, उसके बाद ही अर्थी उठी और सारा क्रिया का कार्य हुआ। पर यह बात कहीं ना कहीं सीमा के दिल में बैठ गई। जैसे तैसे करके 15 दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता गया, पर सीमा के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। कुछ दिनों बाद रामकिशन जी को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। रामकिशन जी और उनके दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए। कर्जा चढ़ गया सो अलग। ज़्यादा कुछ था नहीं उनके पास, बस मकान था और जो ज़मीन थी उसे बेचकर ही दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाई और विवाह कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अमित और विकास, जो कि सीमा का पति था, दोनों ने मिलकर तय किया कि अपनी अपनी पत्नियों के जेवर बेच देंगे और उससे कर्जा उतार देंगे। बाद में जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो सीमा के गहने बनवा देंगे। घर आकर जब विकास ने सीमा से इस बारे में बात की तो सीमा ने कहा कि मेरे पास गहने नहीं हैं, मैं तो अपने सारे गहने अपने मायके रख कर आ चुकी हूँ। सुनकर विकास का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि कम से कम पूछ तो लेती। अपनी मर्जी से ही गहने मायके रख कर आई, इसमें पूछना क्या है? गहने मेरे हैं, मैं जहाँ चाहे वहाँ रखूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? शोर सुनकर सभी लोग आ गए। तब विकास ने बताया कि सीमा अपने सारे गहने मायके रख कर आ चुकी है। सुनकर सासू माँ चिल्ला पड़ी, ये क्या हरकत है बहू? तुम अपने सारे गहने मायके क्यों रख कर आ गई? एक बार पूछना भी ठीक नहीं समझा तुमने? वो मेरे गहने थे माँ जी, इसलिए मेरा फैसला उन्हें मैं कहाँ रखूँ। सीमा ने जब निडर होकर कहा तो रामकिशन जी ने चिल्लाकर कहा, कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। किस हक से तुम गहने अपने मायके रख कर आई हो? उन्हें चिल्लाते देखकर सीमा ने शांति से कहा,
अभी कुछ दिन पहले जो इस घर में हुआ उसे देखकर ही मैं अपने गहने पीहर रखकर आ चुकी हूँ, क्योंकि जब सब कुछ ही मायके वालों से लेना है तो गहने भी उन्हीं के पास ही रहने दूँ ना। कहना क्या चाहती हो तुम? रामकिशन जी को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। यही कि जब ये घर मेरा नहीं है तो मैं अपने गहने यहाँ क्यों रखूं? यह क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? यह घर तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। माफ़ करना बाबूजी, पर एक बहू का हक तो उसके ससुराल से कफन पर भी नहीं होता। घर तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर सब चुप हो गए और अचानक निशा का चेहरा सबकी नज़रों के सामने घूमने लगा। ये क्या कह रही हो तुम? अमित भैया ने पूछा तो सीमा ने कहा, भैया आप ही बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? पैदा होने से लेकर मरने तक जब सब कपड़े पीहर वालों के ही पहनना है तो ससुराल में क्या हक है? सारी ज़िंदगी बिता दी जिस घर के अंदर निशा भाभी ने, उस घर से कफन भी नसीब नहीं हुआ उन्हें। जिन लोगों की दिन रात सेवा की, उन लोगों ने रीति रिवाजों के नाम पर उनसे उनका हक भी छीन लिया। और आप कहते हो कि बहू ये घर तुम्हारा है? कैसे मान लो कि ये घर मेरा है? क्या बहू को ससुराल में एक कफन का भी अधिकार नहीं होता? किसी के पास भी आज सीमा की इस बात का जवाब नहीं था। सब चुपचाप बैठे सुन रहे थे। रामकिशन जी के पास आज इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए सब चुपचाप अपना सा मुँह लेकर कमरे के बाहर चले गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।